नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें आज हम लोग ध्वनि तरंग के अभिलक्षण के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इट मीन्स जो ध्वनि है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या क्या चीजें हैं जो एक ध्वनि में डिफरेंस क्रिएट करती हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा आज डिटेल में समझेंगे। तो आपको पहले हम बुक खोल के दिखाते हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो ये देखिए बच्चों, आज हम लोग ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। तो ये अगर हम अभिलक्षणों की बात करें ध्वनि तरंग की, तो उसमें आवृत्ति, आयाम, वेग, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो ये सारे क्या हैं, इनको आपको जो एक समझना भी है, प्लस आपको अपने एग्जाम्स के लिए भी एक तैयारी करनी है। और तो इसके ऊपर मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं। तो आपको हर जो टर्म्स हैं उनकी परिभाषा मिलेगी, कैसे ध्वनि से उनका रिलेशन है वो भी समझ में आएगा। तो आज का सेशन में आपको अपने स्लाइड्स की हेल्प से ही समझाऊंगी। तो चलिए खोलती हूँ अपने स्लाइड्स। तो बच्चों, हम देखते हैं कि जो इस टॉपिक में हम ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण के बारे में बात करेंगे। तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम, वेग और आवृत्त का। तो तरंग, अगर हम ध्वनि तरंग की बात करते हैं, तो जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व व दाब में परिवर्तन होता है। यह हम लोगों ने पहले भी समझा था कि क्या होता है, जैसे जैसे कोई चीज जब एयर एक प्रेस होती है तो वहां पे घनत्व इंक्रीज हो जाता है, और जहां पे विदलन होता है वहां पे घनत्व कम हो जाता है। तो संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है, जहां कण पास पास आ जाते हैं। इन्हें वक्र के रूप में ऊपरी भाग से दिखाया जाता है। ये देखिए, ये जब हम इसको दिखाते हैं तो देखिए ध्वनि तरंग का इस टाइप से दिखाते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र है जहां घनत्व व दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विदलन जो होता है वो निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जहां कण दूर दूर होते हैं। इन्हें वक्र के निम्न भाग से हम दिखाते हैं। तो ये जो हम दिखाते हैं, ये जो ऊपर का भाग होता है इसको बोलते हैं श्रृंग। ठीक है, क्रेस्ट, इंग्लिश में क्रेस्ट और इंग्लिश में श्रृंग बोलते हैं। और जो नीचे का भाग होता है इसे बोलते हैं गर्द, जिसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो ध्वनि तरंग इस प्रकार चलती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे किसी स्पीकर से अगर साउंड आ रही है तो कैसे ये शुरू में घनत्व एक इंक्रीज होता है, प्रेस होते हैं, और जो उसके बाद वाला होता है वो हम देखते हैं वो एक फैला हुआ होता है, घनत्व उसमें कम होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं ये ऐसी प्रेस, वही जो हम अब आपको ये वर्ड्स याद हो गए हैं कि कैसे उनमें एक संपीड़न हो रहा है, कैसे उसमें विदलन हो रहा है। इसके बाद इसमें हम बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की। तो ये जो है, ये जो हमारी, जिसको हम इंग्लिश में वेवलेंथ भी बोलते हैं, तो ये जो होता है, जो ये दो क्रमागत संपीड़नों, जो कंप्रेशन है, अथवा दो क्रमागत जो आपके विदलन हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको हम लैम्डा से इसको दिखाते हैं, इसको निरूपित किया जाता है, और इसका मेजरमेंट भी होता है, एसआई मात्रक मीटर होता है। तो ये जो है, तो यहाँ देखिए, अब हमने देखा ना अपनी पहले वाली पिक्चर में कि हम तरंग को इस वे में दिखाते हैं। तो ये आपका क्रेस्ट होता है, ये ट्रफ होता है। तो एक क्रेस्ट और फिर दूसरा क्रेस्ट, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये आपकी वेवलेंथ होती है। तो यहाँ देखिए, ये एक पहला आया, ये दूसरा आया, इन दोनों की दूरी ऐसी नीचे देखिए। और इवन यहाँ जो बिल्कुल पॉइंट है, ये भी डिस्टेंस हम वेवलेंथ के फॉर्म में ही लेते हैं और इसको लैम्डा से दिखाते हैं। आवृत्ति आपका ये एक और टर्म आएगा इसके अंदर। तो आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। ठीक है, उसकी आवृत्ति कितनी है। एक सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या या एक सेकंड में कुल दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो एक सेकंड में कितनी तरंगे उत्पन्न हुई हैं,
वो उसकी आवृत्ति होती है, या 1 सेकंड में कितने दोलन हुए हैं, ठीक है, उनकी संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलों की संख्या को भी आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति देखिए कई प्रकार से आ रही है। तरंगों की संख्या के रूप में आ रही है 1 सेकंड के अंदर, दोलनों की संख्या के रूप में आ रही है, और संपीड़न और विरलों की संख्या के 1 सेकंड में कितने हुए हैं। तो ये सारी चीजें को एनालाइज करके हम किसी साउंड की आवृत्ति के बारे में पता करते हैं। किसी तरंग की आवृत्ति उस तरंग को उत्पन्न करने वाली कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर होती है। आवृत्ति का मात्रक की बात करें तो आवृत्ति को हम SI मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है, और इसको ग्रीक अक्षर ये से दिखाते हैं जिसको हम न्यू बोलते हैं। हर्ट्ज को अगर हम देखें तो 1 हर्ट्ज 1 कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। आवृत्ति का बड़ा मात्रक को हम किलो हर्ट्ज में भी माप कर सकते हैं। तो 1 किलो हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग किसी एक साउंड सिस्टम की बात करते हैं, उसकी आवृत्ति की बात करते हैं, तो हम उसकी आवृत्ति को हम किलो हर्ट्ज में भी नापते हैं। अब जब आवृत्ति की बात कर रहे हैं तो आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो एक कंपन या दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। 2 क्रमागत संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को भी हम आवर्तकाल कहते हैं। तो एक कंपन या दोलन पूरा होना, तो एक दोलन का अर्थ हम क्या कहते हैं कि यहां से अगर कोई यहाँ एक कोई है, वो इधर गई, फिर इधर गई और फिर यहाँ आई, ये एक पूरा दोलन कहलाता है। या अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर गया और वापस आया, ये एक पूरा दोलन कहलाता है। तो इसको हम 2 क्रमागत संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को भी आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का SI मात्रक S है, मीन सेकंड है, और इसको हम T से, आवर्तकाल को हम T से डिनोट करते हैं। तो किसी तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आवृत्ति इज इक्वल टू 1/आवर्तकाल, ठीक है। इसके बाद एक और आपका टर्म आता है, वो होता है तारत या पिच। तारत ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके द्वारा हम मोटी, तीक्ष्ण अथवा बारीक ध्वनियों के बीच में अंतर कर पाते हैं। पिच में डिफरेंस, तो अगर आप म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो आप उसकी पिच में डिफरेंस लाते हैं कि हमें मोटी साउंड लानी है, हमें तीक्ष्ण लानी है, या हमें बारीक साउंड लानी है। ध्वनि का तारत ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। वही कि हम आवृत्ति अभी हमने देखा था, आवर्तकाल के बारे में देखा था कि कैसे संपीड़न हो रहा है, तो उसको हम से करते हैं। तो ध्वनि का जो तारत है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत आवृत्ति के समानुपाती होता है। ज्यादा आवृत्ति ऊंचा तारत, कम आवृत्ति निम्न तारत, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये कम है, ये देखिए आपको इतनी देर में क्या है, ये है आपको एक क्रेस्ट मिल रहा है, 2 क्रेस्ट मिल रहे हैं, एक ट्रफ मिल रहा है, दूसरा ट्रफ मिल रहा है। तो ये जो हो गया, ये जो हो गया, ये आपका निम्न तारत हो गया। लेकिन देखिए इसी समय जब इतनी ज्यादा एक आपके देखिए सेम डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना ये हमें आपको कंप्रेशन और रेरिफेक्शन या संपीड़न और विरलन देखने को मिल रहा है। तो ये उच्च तारत हो गया। तो तभी हम कह रहे हैं तारत जो है वो जो आवृत्ति है उसके समानुपाती है। कम है तो इसका निम्न ध्वनि होगी, अधिक है तो जो है उच्च तारत की ध्वनि या उच्च पिच की ध्वनि होगी। उच्च तारत की ध्वनि में एक इकाई समय में बड़ी संख्या में संपीड़न तथा विरलन एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए हमारे 2 संपीड़न गुजरे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार जो है हमारी तारत जो है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है।
आयाम की बात करें तो किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन, तो ये अगर हम सेंटर में मूल स्थिति मान रहे हैं तो दोनों, इस साइड में और इस साइड में, ठीक है। तो ये जो हमारा है तो इसको हम क्या कहते हैं, आयाम। इसको हम ए से निरूपित करते हैं और इसका एसआई मात्रक एम है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता आयाम से ज्ञात होती है। तो यहाँ पे हम प्रबलता और मृदुता की बात कर रहे हैं। देखिए ये आपका, तो ये जो है ये आपकी मृदु ध्वनि है। तो यहाँ देखिए ये जो आयाम हम कह रहे हैं, ये देखिए ये बस इतना ऊपर गया, तो ये अगर थोड़ा ऊपर गया है तो मृदु ध्वनि है, और अगर ये और ऊपर, ये आयाम ये आ गया, ये पार्ट, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये और ऊंचा गया तो ये प्रबल ध्वनि। तो ये देखिए ये नीचे है थोड़ा, ये ऊपर है, तो ये हो गया आयाम। ध्वनि की गुणता की बात करें तो ध्वनि की गुणता, जिसको टिम्बर कहते हैं, वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत तथा प्रबलता की दो ध्वनियों के अंतर करने में सहायता करता है। तो इसमें आता है एक टोन। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। स्वर, अनेक ध्वनियों के मिश्रण को स्वर कहते हैं। शोर, अगर हम नॉइस की बात करें, शोर सुनने में कर्णप्रिय नहीं होता है, और संगीत सुनने में सुखद होता है, और इसकी गुणता अच्छी होती है। तो एक है ये। फिर म्यूजिक का अगर है थोड़ा सेंस, तो हम कहते हैं ना नोट्स इसकी ठीक करो। तो नोट्स का है कि जो हमारे ध्वनियों के जो मिक्सचर हो रहा है वो उसके उसमें हमें एक कंप्रोमाइज करना होता है। तो टोन, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं, और अनेक ध्वनियों के मिश्रण को हम स्वर या नोट बोलते हैं। तो ये हो गई ध्वनि की गुणता। ध्वनि की प्रबलता की बात करें तो कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को प्रबलता कहते हैं। प्रति सेकंड पहुंचने वाली जो ध्वनि ऊर्जा हमारे कानों में पहुंच रही है वो है, हम कहते हैं ना ये बड़ी प्रबल ध्वनि है, ये कम प्रबल है। तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। तो देखिए ध्वनि की प्रबलता भी आयाम पर निर्भर करती है। वही ये देखिए ये सिर्फ इतना डिस्टेंस है यहाँ से, और ये इतना है। तो अगर हम प्रबल ध्वनि की करें तो ये ज्यादा ऊर्जा ज्यादा आयाम, तो ये प्रबल ध्वनि हो गई। ज्यादा ऊर्जा मीन्स उसको जब ऊर्जा ज्यादा मिलेगी तभी तो वो अपनी जगह से ज्यादा डिस्प्लेस होगा। मृदु ध्वनि कम ऊर्जा कम आयाम, और इसको हम डेसिबल में मापा जाता है। तो आप ध्वनि का जब भी अगर हम नॉइस पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं इतने डेसिबल साउंड है, तो ये नॉइस है, शोर है, और ये है तो ये एक हमें रिलैक्स करने वाली ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ये देख लीजिएगा, ये इस टाइप से ये, तो ये आप आयाम को ये याद रखें कि ये कितना डिस्टरबेंस है। ये आयाम है, इसमें अधिक है, इसमें कम है। इसके बाद आता है तरंग वेग। एक तरंग द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो वेग आपका वही तरंग वेग, वेलोसिटी से हो गया चली गई दूरी, लिया गया अपॉन लिया गया समय। तो इसको जो है चली गई दूरी को v इजिकल टू लैम्डा अपॉन टी। तो ये ध्वनि का तरंग दैर्घ्य है, और टी समय जो है वो चली गई दूरी है। तो ये आपका रिलेशन आ गया है, ठीक है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं वेग इजिकल टू तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति, जिसका ये तरंग समीकरण आ जाता है। क्लियर हुआ? तो ये जो आपका वेग है वो आपका लैम्डा इंटू न्यू भी आ जाता है, इसको न्यू बोलते हैं, जो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में सॉरी अभी मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो न्यू हमने आवृत्ति को कहा था, जो आवृत्ति है उसको हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ यही रिलेशन अब हम देख रहे हैं। तो इसको हम या तो हम तरंग दैर्घ्य अपॉन टी में से डिनोट कर सकते हैं, या आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के जो गुणनफल है, तो तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति, ये देखिए। तो यह वेग हम तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति भी बोल सकते हैं, और वेग चली गई दूरी अपॉन लिया गया समय। तो क्या तरंग दैर्घ्य यही तो है, चली गई दूरी अपॉन लिया गया समय, तो इसको ही हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, उसको आवृत्ति बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो है v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। तो यहाँ पे लैम्डा जो है वो हमारा तरंग दैर्घ्य है, और न्यू जो है वो आवृत्ति है। और आवृत्ति हम उसी को बोलते हैं कि कितने समय में वो साउंड ने डिस्टेंस क्रिया अपना कवर करा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ये जो टॉपिक था, इसमें साउंड से रिलेटेड जितनी टर्मिनोलॉजी थी वो सारी आपको समझाइए। तो एक बार मैं बुक खोल के दिखाती हूँ। तो इसमें आपको यहाँ पर ये सारा एक मिक्स करके सारा समझा रखा था, जिसको मैंने आपको अलग अलग टॉपिक करके ये पूरा टॉपिक आपको समझाया है। जैसे आपको एक एक जो उसकी जो टर्म्स हैं वो क्लियर होते चले जाएं। तो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर जितने आपके लिए डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको स्लाइड्स में समझा दी हैं। तो आप इनको देखिए, समझिए। कहीं कोई ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, इसको आप 2-3 बार पढ़ें। कहीं कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। रिवाइज करते रहें, समझते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।